हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, खत्म कर लिया था अपना जो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर था, वो एनसीईआरटी से खत्म कर चुके थे। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है तो जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, जो लाइंस एंड एंगल से बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम जल्दी लेके आएंगे। पहले हम लोग अपना सिलेबस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। फिर हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो सारे चैप्टर्स का एक साथ लेके फिर से एक बार आपके पास हाजिर होंगे। बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, हमको क्या पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, जो कि 4 से 5 लेक्चर्स में कम से कम आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आपको एक भी मार्क्स क्या आधे मार्क्स भी एग्जाम में ना कटे। जैसा मैं आपको लिखने के लिए कहता हूं, ये चीज समझ लीजिए, वैसा यहाँ पे सबसे ज्योमेट्री है बेटा, क्योंकि ये कैसा पोर्शन है, ज्योमेट्री पोर्शन है। यहाँ आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है, एक एक रिप्रेजेंटेशन का ध्यान देना है, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजें जो भी आप लिखना है उसके रीजंस को बताना है, ताकि आपका कोई भी मार्क्स कैंसिल ना कटे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक एक चीज आपको, हर एक चीज एकदम समझ लीजिए, छोटे से छोटे जो भी बेसिक चीजें होंगी सब कुछ आपको स्टार्टिंग से कहां से कैसे आई, कैसे कॉन्वेंसी हो रही, सब कुछ समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो पे, आप पूरे वीडियो अंत तक बने रहिएगा, जो भी आपको वीडियोस आएंगे वहां पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिलहाल ट्रायंगल्स की जब हम बात करें तो ट्रायंगल्स पे बेटा ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो एनसीईआरटी। आप कोई भी बुक मत कीजिए, बाकी चैप्टर्स के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रायंगल्स की बात करें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एनसीईआरटी है। उसके अलावा जो भी 7, 8, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा, उससे बाहर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। 99.99% गारंटी है, 0.01% कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है बाहर से टीचर दे एग्जाम, जो आपके टीचर्स होंगे वो दे सकते हैं। अदरवाइज मेरी 10 साल का एक्सपीरियंस है कि 10 साल के एक्सपीरियंस में मैक्सिमम जितनी चीजें मैंने करा देता हूं ट्रायंगल्स में, या फिर आगे के जो चैप्टर्स है, ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, वहां से बाहर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन से बाहर नहीं आते हैं। आज की बात ही बताऊंगा आपको कि जो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था बेटा कि ट्रायंगल्स का आप ये क्वेश्चन करके जाना, एग्जैक्टली सेम आता है। 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आए हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन। यहां पे अगर आप रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब भी आपको बेल नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लासेस कब कब होंगी। वैसे मैं आपको बता दूं तो आपकी क्लासेस बेटा होती हैं ट्यूसडे, टीटीएस में आपकी क्लासेस का वीडियोस आते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे शाम को 6 बजे आपके वीडियोस आते हैं। आपको डेली ये रेगुलर आपके वीडियोस आते हैं। अभी तब तक आते रहेंगे जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है बेटा कि मेरा जो 12th का सिलेबस है, वो थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो एक आध वीक आपका सिलेबस रोक करके मैं 12th का सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। अदरवाइज आपके जो वीडियोस होंगे वो टीटीएस में 6 o'clock पे आपके वीडियोस आते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, टाइम को मार्क कर लीजिए, आप 6 o'clock पे मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ट्रायंगल्स में बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? तो मैं कॉन्ग्रुएंसी में आपको एक चीज सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं। आप देखिए मेरे पास मार्कर है, आप देखिए मेरे पास ये 2 डोम्स के मार्कर हैं, आपको दिख रहे हैं ये 2 डोम्स के मार्कर हैं। अब ये दोनों डोम्स के मार्कर कलर में, हाइट में, सब कुछ में, डायमेंशंस में, सब कुछ देखिए तो सेम है। सब कुछ क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर मैं आपको 2 दे दूं, फिर मैं दोनों आपसे वापस ले लूं, दोनों मैं आपसे वापस ले लूं, इसमें कोई मार्किंग ना करूं, और आपसे मैं क्या कहूं कि आप बताओ मैंने आपको कौन सा दिया था, तो आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों होंगे एग्जैक्टली सेम फिगर। अब अगर 2 फिगर आपके पास कैसे हैं, सेम फिगर है। कैसे फिगर है बेटा, सेम फिगर है, सेम लेंथ, सेम डायमेंशन, सेम हाइट, सेम कलर, हर चीज सेम है, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर। क्या बोलेंगे हम उसको? कॉन्ग्रुएंस फिगर। होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमको क्या पढ़ना है बेटा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है?
ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल्स की। कॉन्ग्रुएंस से पहले हम सबसे पहले किसकी बात करें? ट्राइंगल्स की। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, ट्राइंगल में क्या है, किसी एक ट्राइंगल में हमारे पास 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? ए ट्राइंगल हैज, जो हमारे कॉन्ग्रुएंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। ए ट्राइंगल हैज 6 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स। वो 6 पार्ट्स क्या क्या है बेटा? तो 3 साइड्स क्या है? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो 3 साइड्स की बात करें तो इस ट्राइंगल में आपके पास साइड है ए बी, बी सी एंड सी ए, और 3 एंगल्स की बात करें तो आपके पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि सारे वर्टेक्स जो ए बी सी है, इस पे सिर्फ एक एंगल ही बन रहा है, तो इसलिए मैंने इसको एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मार्क कर लिया है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? 6 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि अगर किसी भी, मैंने अभी बताया कि अगर कोई दो फिगर उसके सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, ये आपको गिवन है, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर है। लेकिन अब यहाँ पे ट्राइंगल के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्राइंगल के केस में जरूरी नहीं है कि ये 6 पार्ट्स आपको गिवन हो। ट्राइंगल के केस में जरूरी नहीं है कि 2 ट्राइंगल के ये 6 पार्ट्स आपको गिवन हो और कहे आपसे सेम है, तो बताओ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर बेटा 6 पार्ट्स दे दिया उन्होंने तो सिंपल सी बात है, अगर सारी चीजें सेम दे ही दी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। फिर हम प्रूफ क्या करेंगे? यहाँ पे हमको क्या करेगा? 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स देगा। कितने पार्ट्स देगा? 3 पार्ट्स देगा। वो 3 पार्ट्स ऐसा भी नहीं है कि कोई भी 3 पार्ट्स दे देगा। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्या पढ़ना पड़ता है? कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ना पड़ता है। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो इस क्राइटेरिया बताता है, ये कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया बताते हैं कि वो कौन से 3 पार्ट अगर हमको गिवन हो जाए किसी भी 2 ट्राइंगल की, तो हम ये बता सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। हम बात करें चलिए पहले कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की। तो साइड साइड साइड, सबसे पहला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या हो गया? इफ 2 ट्राइंगल, अगर आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, हम बात कर लेते हैं 2 ट्राइंगल क्या है? ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंड आपके पास दूसरा ट्राइंगल है बेटा पी क्यू आर। फिगर पे मत जाइएगा कि फिगर से आपको लगे सर इक्वल नहीं दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मेजर करके फिगर मैं नहीं बना रहा हूं कि जो मैं एग्जैक्टली सेम बना दूंगा, ठीक है ना। अब एज्यूम कर लीजिए आपको ये 2 फिगर दे रखे हैं। आपसे क्या कहता है? आपसे क्या कहता है कि जो साइड ए बी है ना बच्चों, जो साइड ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, जो साइड बी सी है वो साइड क्यू आर के इक्वल है, और जो साइड ए सी है वो साइड पी आर के इक्वल है। अगर ऐसा कुछ दे रखा है आपको, क्या कहता है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ए सी क्या है आपका? पी आर के इक्वल है। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल आपके पास हैं, इन एंगल्स की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी कि ये एंगल आपको बताया जाए कि इक्वल है कि नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे बनता है बेटा? तो कॉन्ग्रुएंट का साइन बनता है इक्वल टू के ऊपर थोड़ा सा जिगजैग लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल है एबीसी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमको क्राइटेरिया लिखना पड़ता है। कौन सा क्राइटेरिया? तो साइड 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 क्राइटेरिया से जो आपके दोनों ट्राइंगल हैं एबीसी एंड पी क्यू आर दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या दिखाया? ये 3 पार्ट्स दिखाया है, लेकिन ये 3 पार्ट्स का हमको कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये 3 पार्ट्स कैसे हैं। तो जो बाकी 3 पार्ट्स बचेंगे इनके रिस्पेक्टिव, इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा कि जो एंगल ए है, मैं इधर लिख देता हूं, इसका मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो यहां से हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल जो ए है बेटा वो एंगल बी के इक्वल होगा,
एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा एंड एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा। इसका मतलब जो बाकी पार्ट्स ट्रायंगल के बच जाएंगे, हमने जो 3 पार्ट्स दिखा दिए उसके बाद जो 3 पार्ट्स आपके ट्रायंगल्स के बच जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स में, वो तीनों पार्ट्स दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्टिवली इक्वल हो जाएंगे। इक्वल वर्टेक्स देख के हम उनको इक्वल कर देंगे। इन सब का रीजन जो होता है वो CPCT होता है। क्या रीजन होता है इन सब का? CPCT का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाएंगे। होप समझ में आ गया होगा कि पहला साइड क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करेंगे, अभी हम बाद में भी सीखेंगे, लेकिन साइड क्राइटेरिया क्या होता है होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इरेज कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा कॉन्ग्रुएंस के बारे में तो मेरा वीडियो देखने के बाद मैं इस गारंटी ले सकता हूं कि उसको कॉन्ग्रुएंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्राइटेरिया की। तो हमारे पास पहला क्राइटेरिया हो गया, यहां लिख लेते हैं साइड। दूसरा क्राइटेरिया होता है बच्चों साइड एंगल एंड साइड। चलिए इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल लेते हैं PQR। अब थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यहां पे ध्यान देखिएगा। AB जो है वो बेटा PR के इक्वल दे रखा है और जो BC है वो QR के इक्वल दे रखा है और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल दे रखा है। आपको दो ट्रायंगल दे रखा है, दो ट्रायंगल में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? AB जो है वो इस PR के इक्वल है और जो ये BC है वो QR के इक्वल है और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं। ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो बेटा अगर साइड एंगल साइड इक्वल है, साइड एंगल साइड का मतलब कि दो ट्रायंगल, अगर दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है। क्या है इक्वल? सॉरी यहां पे एक गलती हुई है, एंगल C की जगह एंगल B लिख लीजिए। एंगल C की जगह क्या होना चाहिए बेटा? तो एंगल C की जगह आपको गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल R। इस जो एंगल B है वो एंगल R के इक्वल है। तो अगर क्या है आपके पास दो साइड इक्वल है, क्या है? दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाता है, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाता है, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज किया है वो इसीलिए किया है ताकि आप दोनों ट्रायंगल को ढूंढ पाए। तो आप देखिए जरा, हम बात करें यहाँ पे तो जो ट्रायंगल ABC है, अगर हम ABC की बात करें तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो AB के इक्वल कौन सा है? आप देखिए AB के करस्पॉन्डिंग में इक्वल है आपका PR। क्या है? PR। और BC के करस्पॉन्डिंग में इक्वल क्या है? RQ। तो अगर आप ABC अगर आप ये लेते हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा, आप PQR नहीं ले सकते। अगर आपने PQR ले लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इस चीज को ध्यान समझिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया है। जो दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये कि दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ पे एंगल Q और एंगल C दे दिया होता तो ये क्राइटेरिया नहीं लग पाता, ये क्राइटेरिया नहीं लग पाता। यहाँ इस क्राइटेरिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइड्स के बीच का एंगल होना ही चाहिए, साइड्स के बीच का एंगल
होना ही चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल एबीसी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ट्रायंगल पीआरक्यू के होगा, ना कि ट्रायंगल पीक्यूआर के होगा। अगर आपने लिखा ट्रायंगल पीक्यूआर तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो आपके जो आपका मार्क्स है वो हो जाएंगे कट। तो होप ये चीज समझ में आई होगी। आपको कॉन्ग्रुएंट फील करते, कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करते समय वर्टेक्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के इक्वल है। यहां पे बात करें तो ए तो जो है पी के इक्वल है, लेकिन जो बी है वो आर के इक्वल है बेटा, ना कि क्यू के इक्वल है। तो ए बी और जो सी है वो क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी सी जो होगा कॉन्ग्रुएंट वो पी आर क्यू के होगा। होप ये चीज समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्राइटेरिया की, हम इसको कर देते हैं इरेज। थर्ड क्राइटेरिया आपका जो बेटा है वो क्या है। अब यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं, एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल एंगल साइड लिख लीजिए, साइड एंगल एंगल लिख लीजिए। मतलब किसी भी दो ट्रायंगल के अगर आपके दो एंगल्स इक्वल है, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एंगल के बीच का साइड होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसका मैं रीजन आपको बताता हूं, आप खुद सोचिए। अगर ये एंगल, आप ये सोचिए अगर ये 30 है, ये 70 है, तो इसका मतलब ये 30, ये 70, ये 30 और ये 70। तो अगर आपको ये दोनों पता है तो आपको ये पता ही है बेटा, ये फिक्स है कि जो थर्ड एंगल है यहाँ का भी 80 होगा और जो थर्ड एंगल है वो यहाँ का भी 80 होगा। अगर दो एंगल आपका ट्रायंगल का इक्वल है तो बेटा थर्ड एंगल को इक्वल होने से भगवान भी नहीं रोक सकते, हम और आप क्या रोकेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड एंगल को इक्वल तो होना ही होना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है एंगल एंगल साइड एंगल या साइड एंगल एंगल, तीनों क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। सेकंड वाले में रिस्ट्रिक्शन था कि दो साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स आपको पता है और एक साइड कोई भी पता है कि दो एंगल्स इक्वल हैं, रिस्पेक्टिव एंगल दे दिया और एक साइड इक्वल दे दिया, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आपके हो जाएंगे। होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम फोर्थ क्राइटेरिया की बात करें, जो लास्ट क्राइटेरिया है वो कैसा क्राइटेरिया है बेटा, तो आरएचएस क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया है, तो ये लगता है आपका राइट एंगल में। ये आपका कहां लगेगा, राइट एंगल में लगेगा, क्योंकि नाम से प्रूव है क्या, राइट एंगल, ठीक है ना। यहां पे देख लीजिए साइड 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 है, साइड एस 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 का मतलब क्या है बेटा, तो साइड साइड साइड, ये है आपका साइड एंगल साइड, और ये आपका है एंगल साइड एंगल, और यहां से आपका हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब देखिए यहां पे बात क्या कह रहा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो आपका ये हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, जो AC है वो PR के इक्वल होना चाहिए, और आपको पता तो होगा ही सबसे पहले कि एंगल B और एंगल Q 90 डिग्री होने चाहिए। सबसे पहले तो राइट एंगल होगा, और राइट एंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। अब आपके पास साइड बचा AB, PQ और BC और QR। तो आप या तो AB इक्वल PQ हो जाना चाहिए और BC इक्वल टू QR होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक इक्वल है तो उस केस में हमारा जो RHS क्राइटेरिया है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई इक्वल नहीं है, मान लीजिए दोनों में से दोनों इक्वल नहीं है, कोई तीसरा एंगल इक्वल है, तो उस केस में एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगेगा। और अगर मान लीजिए दोनों साइड इक्वल हो गए तो उस केस में हमारा साइड एंगल साइड लगेगा या फिर साइड 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 क्राइटेरिया लगेगा, डिपेंड अपॉन दी हाइपोटेन्यूज कि गिवन है या नहीं गिवन है। अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हमारा साइड 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 क्राइटेरिया लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है तो उस केस में साइड एंगल साइड लग जाएगा, क्योंकि ये साइड गिवन होगा, ये एंगल गिवन होगा, ये साइड गिवन होगा। जरूरी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, राइट एंगल दिखता ही नहीं है कि वो तुरंत RHS क्राइटेरिया लगा देते हैं।
ध्यान रखिएगा, राइट एंगल क्राइटेरिया, राइट आरएचएस क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में आरएचएस क्राइटेरिया आपका नहीं बनता है। होप समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके 4 क्राइटेरिया थे। होप मैंने इसको बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्राइटेरिया लगाते हैं, कैसे इसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो कैसे देखते हैं, वो सारी चीजें आपको मैंने समझाई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, मुझे पता है कि जरूर से जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इसको समझाया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम करते हैं इसको इरेज। अब हम आप डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जांपल्स हैं। हमारे जो एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज के, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम बात करें सबसे पहले क्लास की, सबसे पहले क्वेश्चन की। तो आपके पास एक फिगर दे रखी है, तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दे रखा है, ए बी ओ सी और डी, ये दो आपके पास ट्रायंगल ये दे रखा है एक फिगर। यहाँ पे क्या बोला है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। ये चीज आपके पास गिवन है और आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इन फिगर OA इज इक्वल टू OB। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, गिवन कि OA इज इक्वल टू OB। आपको जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन। तो गिवन है आपका OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। क्या गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। उसके बाद आपको टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या है बेटा, तो टू प्रूफ में आपको करना है कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। एंड ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। अब यहाँ के बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है, अगर आपके पास मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट हुई, तो टू प्रूफ के बाद हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे वो चीज हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है तो सीधे हम आते हैं प्रूफ पे। सीधे क्या आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पहले से ही बता रखा है कि कौन से दो ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल्स आपके पास ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो हम सीधे लेते हैं। अगर ट्रायंगल मेंशन नहीं करेगा तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ट्रायंगल्स लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लाइन होगा बेटा कि जो दो ट्रायंगल में आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने जा रहे हो वो दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले आप मेंशन करो। क्या करो, वो दोनों ट्रायंगल को मेंशन करो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। मेंशन करने के बाद आप ट्रायंगल्स पे आइए, फिगर पे आइए और देखिए हमारे पास कौन सा पार्ट है। तो आपको ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, क्योंकि हम जो दो ट्रायंगल ले रहे हैं वो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है। अब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और आपको पता है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं। अब अगर ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है बेटा, तो साइड एंगल एंड साइड क्राइटेरिया आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो तीन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट थी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए, वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जब यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया तब आप आते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन है वो सारी चीजें लिख दीजिए। अब ये चीजें गिवन है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जरूर, रीजन आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप रीजन नहीं लिखते हैं तो आधे मार्क्स पर रीजन के काट लिए जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये गिवन हो गया। इसके बाद आपने क्या लिखा वहां पे कि BOC जो है वो किसके इक्वल है, एंगल AOD के। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे एक बात और खास ध्यान रखनी है आपको, अगर आप BOC ले रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए, अगर आप BOC ले रहे हैं तो आप DOA मत लीजिए। लेने को ले सकते हैं लेकिन आपको कोई भी गलती ना हो, थोड़ी सी भी गलती ना हो, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप BOC ले रहे हैं तो आपको पता है कि BO किसके रिस्पेक्ट में इक्वल है, BO इक्वल है AO के रिस्पेक्ट में इक्वल। तो अगर आप BOC लेना चाहते हैं तो आप AOD लीजिए, ना कि DOA लीजिए। इससे आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि फिर आप ना वर्टेक्स का बहुत अच्छे से ध्यान देना सीख जाएंगे। तो यहां से BOC इज इक्वल टू एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
BOC। रीजन इसका क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका ये क्या हो गया। यहाँ पे आप पूरा लिखिएगा बेटा, VOA मत लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है। अब मैंने क्या बताया था, अगर ट्रायंगल के 3 पार्ट्स आपने जो दिखा दिए कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जो बाकी पार्ट्स बचेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम लिख सकते हैं ये साइड इसके इक्वल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, हमसे पूछा नहीं तो नहीं लिखेंगे। हमको क्या प्रूफ करना है, पैरेलल लाइन प्रूफ करनी है। तो पैरेलल लाइन कब प्रूफ कर सकते हैं, हमको पता है कि जब पैरेलल लाइन होती है तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और वो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको पता है कि ये एंगल किसका इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा CP CT से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore एंगल OAD is equal to एंगल OBC। रीजन क्या हो जाएगा आपका, CPCT। क्या हो जाएगा, CPCT। अब यहाँ पे जो मैं लिखाने जा रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखाने जा रहा हूँ। बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, बहुत मार्क्स करते हैं। आप ये लिखा दिया, आपने ये एंगल लिखा दिया CPCT। उसके बाद आप क्या लिखिए कि ये फॉर्मिंग, कौन सा एंगल बना रहे हैं आपका बेटा, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद क्या लिखिए कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं जब एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो है क्या, AB। एंड क्या लिखिए, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। तो जब ऐसा हो जाता है कि दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे होते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं जो AD है वो CB के पैरेलल हो जाएगा। जो AD है वो CB के पैरेलल होगा। होप समझ में आया होगा अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो बेटा वो आपको क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिगर नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैं पहला पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको फिगर बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें फिगर नहीं बना होता है। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर L is its perpendicular bisector if a point P lies on L so that P is equidistant from A and B. P is equidistant from A and B. ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए बी, ए एंड बी। अब आगे क्या कह रहा है, एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं एक एल। ये एक लाइन है आपकी एल जो कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड इसके इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा ये दोनों एंगल क्या बन रहे होंगे, 90 डिग्री बन रहे होंगे। अब उसके बाद क्या करा, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, आपका पॉइंट P इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है। हम इधर एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए एक पॉइंट P है, सो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। क्या दिखाना है कि A P के जो डिस्टेंस है और जो BP के डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस आपकी
इक्वल होगी, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट डी। क्या एज्यूम कर लेते हैं? पॉइंट डी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लगाना हमको कॉन्ग्रुएंसी है? भाई ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ही क्यों लगानी है, कॉन्ग्रुएंसी ही क्यों लगानी है, ये भी आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो आप देखिए, अगर आपको इक्विडिस्टेंस दिखाना है, अगर आपको इक्विडिस्टेंस दिखाना है तो इसके लिए आपके लिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई लेंथ नहीं दे रखा है, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है साइड्स की, जिससे क्या करें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें या कुछ ऐसा लगा लें जिससे हम क्या कर सके, एपी और बीपी को इक्वल दिखा सके। अगर आपके पास ऐसा कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो इसके पास आपके पास जो मेथड बचता है वो कॉन्ग्रुएंसी का ही मेथड बचता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में आपको पता है, अगर आपने यहाँ पे दो ट्राइंगल है, अगर आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब एपी डिस्टेंस और बीपी डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या जरूरत है, कॉन्ग्रुएंसी लगाने की जरूरत पड़ेगी। होप समझ में आया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्यों ही लगानी है हमको। अब हम बात करते हैं गिवन की। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन क्या है आपके पास, तो इसको गिवन में आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, फिर गिवन में वही क्वेश्चन फिर से नोट डाउन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। गिवन में जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है उस क्वेश्चन को आप समझिए कि उस क्वेश्चन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस स्टेटमेंट से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। उस इंफॉर्मेशन को आप टर्म सेंटेंस में नहीं रिप्रेजेंट करना होता है, उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करिए, उसको साइड्स में रिप्रेजेंट करना होता है, साइड्स में, एंगल्स में, या जो भी चीजें हैं उसमें रिप्रेजेंट करना होता है, ना कि सेंटेंसेस में रिप्रेजेंट करना होता है। कई बार बच्चे तो यही समझ लेते हैं कि गिवन में जो चीजें लिखी है वो लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, सेंटेंस लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको मार्क्स मिलते हैं कि आप सेंटेंस से क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको आपने लिखा या नहीं लिखा, उसको तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज गिवन और टू प्रूफ के मार्क्स नहीं मिलते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें एडी, अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एडी इज इक्वल टू आपका क्या है, बीडी, एंड एंगल पी एडीपी इज इक्वल टू एंगल बीडीपी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये आपको गिवन है कि एल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो यहां से हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि जो एडी है बीडी के इक्वल है, और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी की, तो हमने क्या कहा, कौन से दो ट्रायंगल में लगाना है। अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा लेते हैं तो यहां से आप लिख सकते हैं एपी और बीपी इक्वल है। तो अब टू प्रूफ पे हम बात करें, तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है AP इज इक्वल टू बीपी। यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो यहाँ से इंटरप्रेट यही करना है कि AP और BP अगर इक्वल हो जाएंगे बेटा, तो इसका मतलब जो P है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ही होगा। अब आते हैं हम प्रूफ पे। प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ट्रायंगल मेंशन करेंगे, APB नहीं, APD। ट्रायंगल्स कौन सा, APD एंड ट्रायंगल BPD। दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला तो AD इज इक्वल टू BD और एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BDP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड PD इज इक्वल टू PD कॉमन। ये आपके पास तीन चीजें मिल गई, ये भी गिवन में लिखिए, ये दोनों चीजें क्या लिख दीजिए, गिवन में। और क्योंकि दो एम्बेडेड फिगर है तो जो PD साइड है वो दोनों फिगर्स में आपको कॉमन दिख रही होगी। मतलब आप APD लीजिए तो भी PD है, BPD लीजिए तो भी PD है, तो मतलब PD आपके पास क्या है, कॉमन है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ट्रायंगल, क्राइटेरिया कौन सा लगा, तो आप देखिए साइड, एंगल और साइड। बेटा यहाँ राइट एंगल है, इसका मतलब नहीं है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड लगेगा। क्या लगा, एंगल, साइड और साइड के बीच का एंगल है, तो आपके पास जो क्राइटेरिया लगेगा वो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पे आपका लगेगा। क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। फिर CPCT से आप लिख देंगे AP इज इक्वल टू BP CPCT। अब ये लिखने के बाद अब आप स्टेटमेंट लिखिए कि therefore P is equidistant from, therefore P is equidistant from point
ए एंड बी। ठीक है ना, होप ये चीज समझ में आई होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आज के लिए इतना ही है, एक एग्जांपल बचा हुआ है आपका। मैं बहुत थक गया हूं, बहुत एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया है। होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। एवरी जितने भी मैंने कंसेप्ट समझाया है, एवरी कंसेप्ट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है ना, हमको समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है आपको, एक बार वीडियो आप फिर से चला के देख लीजिए। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट कीजिए, मैं इसको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे पता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है और मुझे अब आप लोगों पे भरोसा है कि आपको ये पूरा चैप्टर एक बार देखने पे ही समझ में आ जाएगा। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बताइए उनको कि चलो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, कोई ब्रेक नहीं है। अगर मैं कहीं जाऊंगा भी तो भी मैं आपके लिए वीडियोस जरूर डाल के जाऊंगा। अगर कुछ भी ब्रेक लेता हूं मैं, या कुछ भी थोड़ा सा भी दिक्कत होती है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके वीडियोस रेगुलर अपडेट करता रहूं। होप तब तक आप इंजॉय करिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए रहिए। थैंक यू।